डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष में अनिवार्य हिंदी लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये प्रश्न पत्र है। एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं और व्याकरण, इसकी पहली इकाई, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी एकांकी परीक्षा की हम बातें कर रहे हैं। उसका पहला व्याख्यान हमने पिछले समय में लिया था, वो आपने देखा होगा। और अब आज उसका दूसरा भाग हम लेकर आए हैं, जिसमें कि हम परीक्षा इस एकांकी का विश्लेषण देखेंगे और कुछ मुख्य अंशों की व्याख्या। मित्रों, पिछला व्याख्यान देते समय देने के बाद राम कुमार वर्मा जी का परिचय हमने उसमें किया था, और उसके बाद मैंने आपको एक लिंक दी थी परीक्षा नाटक एकांकी की, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, और आपसे अनुरोध किया था कि आप उसे पढ़ लें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उस एकांकी को इंटरनेट पर पढ़ लिया होगा, या अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो उससे पढ़ लिया होगा। मित्रों, विश्लेषण या व्याख्या दोनों ही चीज़ें यदि आपने एकांकी पूरी नहीं पढ़ी है अच्छी तरह से, तो आपको समझ में नहीं आ सकती, और इस व्याख्यान का कोई लाभ नहीं होगा यदि आपने पूरी एकांकी अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक एकांकी नहीं पढ़ी है तो इस व्याख्यान को अभी यहाँ पर रोक दीजिए, पहले वो एकांकी पढ़िए और फिर इस व्याख्यान को आप आगे देखिए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, हम देखते हैं, हमने उद्देश्य जो रखे थे एकांकी का इस व्याख्यान का, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करना, जो कि हमने पिछले व्याख्यान में कर लिया है। इसमें मुख्य अंश की व्याख्या, हम एक मुख्य अंश की व्याख्या को हम उदाहरण स्वरूप लेंगे। बाकी आपके अभ्यास के लिए हमने आपके स्वाध्याय सामग्री में रखा है, उसमें से आप देखिएगा। फिर हम एकांकी के जो मान्य 4 तत्व हैं उनके आधार पर इस एकांकी परीक्षा का विश्लेषण करेंगे, और साथ में अंत में परीक्षा एकांकी की अभिनेता और मंचीयता की संभावना पर भी कुछ विचार करेंगे। व्याख्या हम आरंभ करते हैं। व्याख्या के लिए जो आवश्यक बिंदु होते हैं, जिन हेडिंग्स में आपको व्याख्या लिखनी होती है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 4 आपके शीर्षक आने चाहिए। 4 शीर्षकों के अंतर्गत आप करेंगे। आइए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, एक अंश लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं। किशोर, जो कि इस एकांकी का एक पात्र है, गौण पात्र है, वो उसका संवाद है। किशोर दूसरा पत्र निकालते हुए, कार्नेगी इंस्टीट्यूट बोस्टन का है। ये किशोर जो है वो पत्र पढ़ रहा है अपने बॉस, अपने जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजेश्वर रुद्र, उनके लिए पत्र पढ़ रहा है। तो किशोर दूसरा पत्र निकालते हुए कार्नेगी इंस्टीट्यूट बोस्टन का है, पढ़ते हुए, प्रिय डॉक्टर रुद्र, रोने को हंसी में परिवर्तन करने वाला आपका आविष्कार संसार के दुख और कष्ट को दूर कर देगा। कृपया हमारी बधाई स्वीकार करें। जी हैमिल्टन, रजिस्ट्रार। ये उसका संवाद है किशोर का, जो कि वो पत्र पढ़ते हुए कह रहा है। अब इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। ये वाक्य आ गया और आपको इसकी व्याख्या लिखनी है, तो किस प्रकार लिखेंगे? तो मित्रों, सबसे पहले व्याख्या करते समय सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या क्या लिखना होता है? तो संदर्भ में आपको जिस ग्रंथ से, जिस जगह से, जिस पुस्तक से ये है पंक्तियाँ, उसकी बात करनी होती है। लेखक का नाम आप बताएंगे, कोई संकलन में से है उस संकलन का नाम बताएंगे। लेखक के विषय में 1-2 पंक्ति आप लिख सकते हैं, किस प्रकार का वो लेखन करते हैं, किस विधा में ये लिखी गई रचना है, उसके विषय में आप बात कर सकते हैं।
जैसे कि इसके संदर्भ में, इस पंक्ति के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से संदर्भ बन सकता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के लिखित एकांकी नाटक परीक्षा से ली गई हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों के जनक माने जाते हैं। विभिन्न विषयों पर 125 से भी अधिक एकांकी नाटक लिखने के कारण वर्मा जी एकांकी सम्राट भी कहे जाते हैं। उनकी बहुत से एकांकी नाटक पहले रेडियो पर प्रसारित हुए हैं, रेडियो नाटक के रूप में, और अब वो पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुए हैं। यह जो परीक्षा एकांकी है वह सन 1940 ईस्वी में लिखा गया था और सन 1941 ईस्वी में उनका एकांकी संग्रह रेशमी टाई प्रकाशित हुआ, जिसमें यह संकलित है। यह एक सामाजिक एकांकी है जिसमें पति पत्नी के बीच आयु के अंतर के कारण उठने वाली शंकाओं के समाधान के लिए युवा पत्नी की परीक्षा लेने और पत्नी द्वारा अपनी सहजता से सभी शंकाओं को निर्मूल कर देने की रोचक कथा वर्णित है। अब इस एकांकी से जो भी आपको वाक्य आए संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए, सबके संदर्भ में आप इसी प्रकार का संदर्भ लिख सकते हैं। इसमें से कुछ घटा बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको लेखक का नाम देना आवश्यक है। जिस रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं उस रचना का नाम, वो रचना किस विधा में है, किस संकलन में है, अगर ये दे सकें, कब लिखा गया ये दे सकें, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप उसके विषय में बता दें, जैसे इसमें इस जो अभी मैंने पढ़ा उसमें बताया हुआ है, आपके जो स्वाध्याय सामग्री आपको मिली है उसमें भी ये दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये संदर्भ पूरा हो जाएगा। दूसरा जो शीर्षक आता है वो आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना होता है कि किस प्रसंग में क्यों ये बात कही गई है, जो पंक्ति आई है वो कहाँ, किस जगह पर आई है, कहाँ, क्या संदर्भ है उसका, क्या प्रसंग है। तो जैसे कि इस पंक्ति जो किशोर का संवाद है उसके लिए, तो उसमें प्रसंग लिखते हुए आप लिख सकते हैं कि व्याख्या के लिए प्रस्तुत अंश एकांकी नाटक परीक्षा के आरंभ से लिया गया है। नाटक में आरंभ में पात्रों का सही परिचय दर्शकों को देना आवश्यक होता है और नाटककार के लिए एक चुनौती भी। प्रस्तुत अंश में डॉक्टर वर्मा ने एक गौण पात्र के संवाद के माध्यम से मुख्य पात्र का परिचय युक्तिपूर्वक देने का यत्न किया है ना। मुख्य बात क्या है इसमें, जो ये एकांकी शुरू होती है और पत्र पढ़ते हैं, तो पत्र पढ़ना वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस पत्र के माध्यम से उस नाटक का जो मुख्य पात्र है डॉक्टर राजेश्वर रुद्र, उनका स्पष्ट परिचय दर्शकों को मिल जाता है। नहीं तो ऐसे क्या पता चलेगा कि कौन है, इसने क्या काम किया है, क्यों ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो नाटक में तो कोई वर्णन तो लिखा नहीं होता है, कहानी उपन्यास इत्यादि में तो लेखक वर्णन लिख देता है, पाठक पढ़ लेता है, उसे समझ जाता है। लेकिन एकांकी में ये तो सुविधा नहीं है। एकांकी मित्रों, आप ये समझिए, जब भी एकांकी आप पढ़ें तो ये ध्यान देकर के पढ़ें कि एकांकी खेलने के लिए लिखी गई है, वो मंच पर अवतरित होती है, मंच पर प्रस्तुत होती है और दर्शक उसे देखते हैं। पढ़ना गौण है। तो अच्छे एकांकीकार या नाटककार जो कुछ भी लिखते हैं वो मंचीय आवश्यकताओं को देखते हुए लिखते हैं। तो ये बात बताना महत्वपूर्ण है कि ये जो वाक्य है ये राजेश्वर रुद्र जी के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण करता है, उसको बताता है कि किस प्रकार के डॉक्टर राजेश्वर रुद्र हैं। अब मित्रों, व्याख्या की बारी आती है। व्याख्या हम लिखते हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ एकांकी नाटक परीक्षा के गौण पात्र किशोर के संवाद के रूप में आई हैं। सबसे पहले यही बताना होना चाहिए कि ये क्या, कहाँ पर आई हैं। किशोर डॉक्टर राजेश्वर रुद्र का क्लर्क है। डॉक्टर राजेश्वर रुद्र एकांकी के प्रमुख पात्र हैं और आरंभ में ही उनका और उनके कामों का भली भांति परिचय दर्शकों को हो जाना जरूरी है। इसके लिए एकांकीकार ने एक अच्छी युक्ति निकाली है। आरंभ में ही मंच सज्जा और अन्य पात्रों के माध्यम से यह आभास करा दिया है कि
मुख्य पात्र डॉक्टर रुद्र एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं और किसी महत्वपूर्ण प्रयोग में लगे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर उनका क्लर्क जो है वो देश विदेश से उनके सम्मान और प्रशंसा में आए हुए पत्र पढ़ रहा है, जिससे उनके काम और नाम दोनों का परिचय दर्शकों को अच्छी तरह से मिल जाता है। इस पत्र में यह पत्र जो प्रस्तुत पंक्ति है जो पत्र पढ़ा है प्रस्तुत पंक्तियों में, वो अमेरिका के प्रतिष्ठित कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आया है, जो अपने आप में प्रतिष्ठा की बात है। पत्र डॉक्टर रुद्र को उनकी वैज्ञानिक खोज के लिए बधाई देते हुए यह भी सूचित कर रहा है कि उनके आविष्कार से सारे विश्व में दुख का भाव समाप्त किया जा सकेगा और हंसी फैलाई जा सकेगी। निस्संदेह ऐसा कोई भी आविष्कार मानवता के इतिहास में युगांतकारी हो सकता है। किशोर इसी प्रकार के एक और पत्र भी पढ़ता है, जिससे दर्शकों के मन में विश्वास जमता है कि डॉक्टर रुद्र उच्चतम मेधा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं और एकांकी में आगे घटित होने वाली घटनाओं के लिए एक ठोस भूमिका का भी निर्माण होता है। तो एकांकीकार का उद्देश्य है कि डॉक्टर रुद्र की जो महानता है, डॉक्टर रुद्र की जो विशेषता है, वो दर्शकों के सामने दिखाई पड़े। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया ये एक तरह से डिवाइस का उपयोग किया है। एक बहुत युक्ति जो है उन्होंने लगाई है, बहुत उचित युक्ति लगाई है कि उन्होंने देश विदेश से आए हुए पत्रों को पढ़वाया है उनके क्लर्क के माध्यम से। और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो ये सिद्ध करती हैं कि डॉक्टर रुद्र एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं, महत्वपूर्ण प्रयोग कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो इससे उनके विषय में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और आगे जो एकांकी में घटनाएं घटनी हैं उसकी भूमिका बंध जाती है, उसका ठोस कारण, उसका ठोस आधार यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसके बाद जो चौथा बनता है शीर्षक, वो है विशेष का। विशेष में आपको बताना होता है कि किस प्रकार का वाक्य है, वाक्य की भाषा इत्यादि के ऊपर आपको टिप्पणी करनी होती है। इस उदाहरण में हम इस प्रकार बता सकते हैं कि मुख्य विशेष में एक पॉइंट बनेगा कि मुख्य पात्र के सहज परिचय के लिए युक्त संवाद संयोजन, जो हम बार बार कहते आए हैं कि ये बहुत ही उचित उन्होंने किया है कि उससे जिससे मुख्य पात्र का सही परिचय मिल जाता है। तो इस बात को आप इंगित करेंगे। विशेष में विश्वसनीयता के लिए संवाद शैली में पत्र के अवयवों जैसे प्रिय डॉक्टर रुद्र से आरंभ और अंत में पत्र लेखक का नाम जी हैमिल्टन रजिस्ट्रार आदि, है ना। अब वाक्य जो संयोजन है, जो वाक्य है, संवाद है किशोर का, उसमें पत्र पढ़ने का पूरा भाव आए, पत्र है, सचमुच पत्र है, उसका भाव आए, इसके लिए ऊपर संबोधन से लेकर के और नीचे प्रेषक का जो नाम इत्यादि है वो वहाँ तक उसने पढ़ा है। तो इससे एक विश्वसनीयता उत्पन्न होती है कि उसने पत्र ही पढ़ा है। तो ये भाषा की विशेषता है लेखक की, इस उद्धरण की विशेषता है। तीसरा पॉइंट बनेगा कि पत्र के अनुकूल औपचारिक भाषा का प्रयोग है। जो भाषा है वो औपचारिक भाषा है। तो इस तरह से ये भाषा के ऊपर और उसके जो तरीका है कहने का, उसके ऊपर हम विशेष में लिख सकते हैं। आप यदि कविता इत्यादि का विशेष लिख रहे हैं तो उसमें छंद इत्यादि लिखते हैं या जो भी विशिष्टताएं हैं उसकी लिखते हैं। तो उसी प्रकार गद्य रचनाओं में भी आप उस भाषा, शैली इत्यादि के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप व्याख्या लिखते हैं तो वो तब जाकर वो पूर्ण होती है। तो मित्रों, इन 4 अवयवों का ध्यान रखिए और आप अभ्यास जो भी करें, इसके लिए हमने अपने स्वाध्याय सामग्री में आगे अभ्यासार्थ कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, तो उनको भी आप इसी मॉडल पर, इसी तरीके से आप लिख करके उनका अभ्यास करिए। इन 4 हेडिंग के माध्यम से, इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत आप ये अभ्यास करने का प्रयत्न करें तो आप बिल्कुल व्याख्या में माहिर हो जाएंगे। अब मित्रों, विश्लेषण पर आते हैं। तो एकांकी का विश्लेषण करते हुए हम 4 चीज़ें प्रमुख रूप से देख सकते हैं। पहला है कथानक,
दूसरा पात्र संयोजन, तीसरा परिवेश और चौथा संरचना क्षेत्र। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 तत्व हैं जिनके आधार पर हम किसी भी एकांकी का विश्लेषण कर सकते हैं। कथानक, जिसको कि कथा वस्तु भी कहते हैं, इसके 3 अंश मुख्य रूप से होते हैं: आरंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स। तो एकांकी चूँकि छोटी रचना है, एकांकी नाटक जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते, उससे ज़्यादा सामान्यतः नहीं लिखे जाते हैं। कोई अपवाद स्वरूप अधिक बड़े हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एकांकी नाटक कहने का मतलब ही है छोटे नाटक। बल्कि कुछ आलोचकों ने एकांकी नाटक कहने के स्थान पर छोटे नाटक कहना ज़्यादा उचित समझा है। तो छोटे नाटक होते हैं, कम कालावधि के होते हैं। तो उसमें खास करके जो कथा वस्तु होती है या जो कथानक है, उसको बड़ी तेज़ी से ले जाना होता है। प्रारंभ होगा और फिर तुरंत उसका विकास दिखाई पड़ना चाहिए और फिर क्लाइमेक्स आना चाहिए, और क्लाइमेक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर चरमोत्कर्ष पर जाकर के एकांकी माने पूरे रहस्य या दर्शकों को अपने गिरफ्त में नहीं ले लेती है, दर्शकों के ध्यान को एकदम पकड़ नहीं लेती है, तो वो सफल नहीं हो सकती। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान कथा वस्तु में रखा जाता है। परीक्षा एकांकी के संदर्भ में अगर हम देखें तो परीक्षा एकांकी किस प्रकार से प्रारंभ होता है उसका, कि 2 पुराने मित्र मिले, डॉक्टर राजेश्वर रुद्र और प्रोफेसर केदारनाथ। ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और आरंभ में दिखाया कि उन दोनों का मिलन होता है, माने अलग अलग शहरों में रहते हैं और केदारनाथ जी आए हुए हैं और वो मिलने आते हैं रुद्र से, और पुराने मित्र मिलते हैं तो अंतरंग बातें होती हैं। उसमें ये बात भी निकलती है कि प्रोफेसर केदारनाथ जी ने पुनः विवाह कर लिया है, और श्रीमती रत्ना 20 वर्षीय एक युवती उनकी पत्नी है अभी, और फिर उससे बात निकलती है। तो ये एक प्रारंभ होता है, और विकास वही उस बात से बात जो निकलती जाती है। और ये सारी केदारनाथ जी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम संभवतः नहीं करती हैं, उन पर दया दिखाती हैं, क्योंकि उम्र का काफ़ी अंतर है। वो स्वयं 50 वर्ष के हैं और पत्नी 20 वर्ष की है। तो 20 वर्ष की युवती की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो उसका बाह्य दुनिया में जो उसका मन लगना होता है, वो सब होना चाहिए, जो कि रत्ना में नहीं दिखाई पड़ता है। रत्ना कोई सैर सपाटे और सहेलियों के साथ गपशप करने, फैशन करने, ये सब करने नहीं जाया करती हैं। वो अपने पति के साथ रहना पसंद करती हैं। लेकिन केदारनाथ जी को लगता है कि ऐसा संभवतः वो किसी दयावश कर रही हैं, प्रेमवश नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है कि इतनी अच्छी, और वो कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की है, तो इतना जो पढ़ी लिखी अच्छी समझदार युवती है, वो अपने माने वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके कैसे अपने पति के साथ केवल रह रही है, ये उनके लिए थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है। इसी के संबंध में वो बात करते हैं, और इसी बात में फिर ये निकलता है कि उसकी परीक्षा की जाए। तो ये विकास होता है, और चरमोत्कर्ष पहुँचता है कि जब रत्ना को लेकर के वो आते हैं, और यौवन रस जिस पर कि काम कर रहे हैं आजकल राजेश्वर रुद्र जी, और वो उसका प्रयोग होता है, और प्रोफेसर केदारनाथ जी युवा होने की आकांक्षा में उस यौवन रस का पान करते हैं और ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। और फिर ये रत्ना बहुत परेशान होती हैं, और फिर कहती हैं कि आपको पहला जैसा करना पड़ेगा। तो राजेश्वर रुद्र कहते हैं वो तो संभव नहीं है, लेकिन आपको भी मैं बूढ़ा कर सकता हूँ, और रत्ना इसके लिए तैयार हो जाती हैं। तब दोनों महानुभावों को समझ में आता है कि ये युवती सचमुच समर्पित पत्नी है, और सचमुच अपने पति का अनुसरण ही उसके लिए सबसे योग्य वस्तु है, और वो उसके आगे अपना सर झुका देते हैं और मान जाते हैं कि वो एक श्रेष्ठ नारी। तो ये कथानक है, और बड़े अच्छे ढंग से एकांकीकार ने प्रारंभ करके और विकास करते हुए और चरमोत्कर्ष पर, जबकि माने दर्शक भी एकदम माने हतप्रभ हो जाते हैं कि जब केदारनाथ जी और बूढ़े हो जाते हैं, यौवन रस का प्रयोग, और फिर पता चलता है
और जब रत्ना स्वयं बूढ़ा होने की के लिए वो प्रक्रिया दोहराती हैं और बूढ़ी नहीं होती हैं और पुनः अपनी पूर्व अवस्था में केदारनाथ जी आ जाते हैं, तब ये रहस्य खुलता है कि ये सारा परीक्षा के लिए किया गया स्वांग था और यौवन रस जो अभी तक पूरी तरह बना नहीं है, पूरी तरह परीक्षित नहीं हुआ, उसकी परीक्षा अभी बाकी है, अभी उसके प्रयोग बाकी है, तो उसका अभी उसका प्रयोग किया ही नहीं। तो इस तरह का ये कथानक बहुत अच्छे ढंग से राम कुमार वर्मा जी ने उसको प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। पात्र संयोजन दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, 3 प्रमुख पात्र हैं, राजेश्वर रुद्र, प्रोफेसर केदारनाथ और श्रीमती रत्ना, और 2 गौण पात्र रखे हैं, किशोर और रोशन। किशोर डॉक्टर रुद्र का क्लर्क है जो कि आरंभ में पत्र इत्यादि पढ़ता है, तो इससे वो उसकी उपयोगिता है, वो एक तरह का उसको एक टूल की तरह से इस्तेमाल किया है एकांकीकार ने, जिसके माध्यम से डॉक्टर राजेश्वर रुद्र के चरित्र का उद्घाटन होता है या उनकी विशेषताओं का पता चलता है। रोशन जो है वो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चलता है। वो एक सामान्य सी बात है कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके घर पे कोई तो होना चाहिए जो कि दरवाज़ा खोले, लो अतिथि को अंदर बुला करके बिठाए इत्यादि, तो यही काम रोशन करता है। तो वो एक नितांत गौण पात्र है। अगर एकांकी में इसका प्रयोग न भी किया जाए, वो न भी हो तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से देखें तो 4 ही पात्र से ये एकांकी पूर्ण हो जाती है। तो आपको मालूम है कि एकांकी जो है वो हिंदी में खास करके ये परंपरा रही है कि शौकिया, अव्यावसायिक शौकिया रंगमंच ही हिंदी रंगमंच का एक तरह से स्थान है। व्यावसायिक रंगमंच हिंदी में कभी नहीं बन पाया। कई बार कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी खड़ा नहीं रह सका। गुजराती इस माध्यम में इस संदर्भ में ज़्यादा भाग्यशाली है कहना चाहिए, या उसमें परंपरा इस प्रकार की बनी है कि यहाँ अभी भी व्यावसायिक रंगमंडलियाँ हैं जो कि टिकट लगा करके नाटक खेलती हैं और लोग देखने के लिए आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी परंपरा गुजरात में है। लेकिन हिंदी भाषी प्रदेशों में ये परंपरा सुदृढ़ नहीं हो पाई और अव्यावसायिक शौकिया रंगमंच ही हिंदी नाटकों और एकांकियों का पोषक रहा। तो निश्चित रूप से जो अव्यावसायिक होगा, शौकिया रंगमंच जो केवल अपना सेवा दे सकते हैं, पैसा बहुत नहीं हुआ करता था, तो बहुत साधन संपन्न ये रंगमंडलियाँ नहीं हुआ करती थी। तो जहाँ पे पात्र कम हों, साज सज्जा में बहुत खर्च ना आए, तो वो उनके अनुकूल होता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसीलिए इस प्रकार के एकांकियाँ लिखी जो कि सीमित पात्रों वाली हों और सीमित साधनों में खेली जा सकें। इसीलिए उनकी एकांकियाँ लोकप्रिय भी हुई और बहुत ज़्यादा खेली भी गईं। तो ये 3 पात्र हैं। राजेश्वर रुद्र का जैसा बताया कि वो आरंभ में ही पता लग जाता है कि वो विश्वविख्यात विद्वान वैज्ञानिक हैं, सफल हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग मानवता की भलाई के लिए किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रोफेसर केदारनाथ के एक स्नेही मित्र, सच्चे मित्र के रूप में भी सामने आते हैं और रत्ना से बात करते समय उनकी भद्र माने उनके सौम्यता भी दिखाई पड़ती है। तो वो एक स्नेही मित्र और भद्र पुरुष भी है। तो इस रूप में डॉक्टर राजेश्वर रुद्र सामने आते हैं। प्रोफेसर केदारनाथ दूसरे प्रमुख पात्र हैं इस एकांकी के। वो 50 वर्षीय दीर्घ अनुभवी कॉलेज प्रोफेसर हैं, धीर गंभीर हैं, शांत स्वभाव के, लेकिन पति के रूप में वो एक शंकालु पति के रूप में सामने आते हैं, जो कि अपनी पत्नी के अच्छे व्यवहार से सशंकित हो जाते हैं कि वो वस्तुतः उनको प्रेम करती भी हैं कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा उनका जो चरित्र है वो थोड़ा उथला सा दिखाई पड़ता है कि जहाँ पर गहनता होनी चाहिए, जहाँ पे उनके अनुभव की से उनको ये समझना चाहिए कि जो पत्नी उनके साथ व्यवहार कर रही हैं कि वो वास्तविक है या नहीं है,
वो नहीं समझ पाते हैं और मित्र की सहायता लेते हैं और परीक्षा लेने तक को तैयार हो जाते हैं अपनी पत्नी की। तो यहाँ पे उनका वो थोड़ा-सा उथला स्वभाव दिखाई पड़ता है और डॉक्टर राजेश्वर रुद्र के ख़ास करके उनके सामने, उनके बरअक्स वो काफ़ी साधारण पात्र से दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर रुद्र अधिक बड़े चरित्र के रूप में सामने आते हैं, अधिक सुदृढ़ चरित्र के रूप में सामने आते हैं। फिर श्रीमती रत्ना हैं तीसरी जो पात्र हैं, और ये वस्तुतः केंद्रीय चरित्र कही जा सकती हैं इस एकांकी की। आती हैं एक तरह से आधा एकांकी बीत जाता है, तब उसके बाद वो आती हैं, लेकिन फिर भी वो केंद्रीय चरित्र हैं क्योंकि आरंभ से ही उनकी बात होती है और दोनों मित्र मिलते हैं और मिलने के साथ ही रत्ना की चर्चा शुरू होती है, फिर उनके स्वभाव की, और फिर ये योजना बनती है कि उनकी परीक्षा ली जाए। तो वो केंद्र में हमेशा बातचीत के केंद्र में रहती है श्रीमती रत्ना। वो धीर गंभीर और विचारशील विनम्र महिला के रूप में सामने आती हैं। जैसे जब परिचय कराया जाता है डॉक्टर रुद्र से उनका, तो जिस तरह का उनका व्यवहार है, और ये जो यौवन रस का प्रयोग से संबंध में उनका जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उछल पड़ती हैं खुशी से और कहती हैं अरे बड़ी अच्छी बात है यदि मेरे पति जवान हो जाए, बल्कि वो सशंकित हैं कि ये जो अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, स्वयं डॉक्टर रुद्र कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये इस तरह की रस का जो अभी तक जिसका परीक्षण ही पूरा नहीं हो पाया है, तो उसको कैसे उसका प्रयोग किया जा सकता है किसी व्यक्ति पर और कहीं कोई नुकसान ना हो। और फिर जब नुकसान हो जाता है तो भी वो किसी को कोसती नहीं है या इस बात पर नाराज़ नहीं हो जाती हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती क्यों ये प्रयोग किया और डॉक्टर रुद्र ने क्यों नहीं मना किया, इस तरह का कोई आरोप नहीं करती हैं, बल्कि वो दुखी होती हैं और इस बात का प्रयत्न करती हैं कि किस प्रकार से उसके प्रभाव को कम किया जा सके, किस प्रकार से वो डॉक्टर रुद्र से प्रार्थना करती हैं कि यदि और कुछ नहीं हो सकता तो उनको वापस उसी अवस्था में ला दीजिए। तो इस तरह से उनकी जो उनका गंभीरता, उनकी माने समर्पित पत्नी होने का जो उनका भाव है वो दिखाई पड़ता है। एक सहृदय महिला का जो उनका स्वरूप है वो सामने आता है। तो ये श्रीमती रत्ना का हुआ। उसके बाद आता है परिवेश, यानी देश काल और वातावरण जिसको हम कह सकते हैं। इसमें एकांकी में महत्वपूर्ण है कि स्थान काल और घटना की निरंतरता हो, जिसको कि संकलन त्रय कहा गया है। तो संकलन त्रय होना चाहिए, माने इसका संकलन त्रय का क्या मतलब है कि स्थान परिवर्तित ना हो, काल जो है वो भी लगातार चलता रहे, उसमें बहुत बड़ा व्यवधान ना आने पाए, और घटना जो है उसके साथ में उसी कंटिन्यूएशन में हो, उसमें कोई बहुत परिवर्तन ना आए। तो जैसा कि परीक्षा में हम देख सकते हैं स्थान एक ही है, डॉक्टर रुद्र का घर, उनकी बैठक कहिए, उनका काम करने का जो की जगह है वहीं पर ये पूरा उसी कक्ष में ये पूरा एकांकी घटित होती है। काल भी निरंतर चलता है। 7 बजे का समय बताया गया है आरंभ में एकांकी के, 7 बजे मिलने आते हैं, फिर रुद्र उस समय नहीं आए हुए हैं, तो केदारनाथ जी वापस जाते हैं, फिर आते हैं, दोनों में बातचीत होती है और फिर वो रत्ना को लेने जाते हैं। इसी बीच रुद्र तैयारी करते हैं प्रयोग की और फिर रत्ना को लेकर वापस आ जाते हैं और वो प्रयोग होता है। तो मैंने ये पूरा कहीं भी समय का व्यवधान नहीं है, लगातार चलता है समय। इसी तरह से घटना भी एक के बाद एक घटती चली जाती है, उसमें भी कोई व्यवधान या कोई बहुत माने एक के बाद दूसरी घटना का कोई उल्लेख नहीं है। लगातार जो घटना चल रही, जो बात चल रही है वो अंत तक पहुंचती है। तो इस तरह से संकलन त्रय का अच्छी तरह से निर्वाह इस एकांकी में किया गया है। संरचना शिल्प अगर हम देखें तो 3 उसमें देख सकते हैं, भाषा, शैली और संवाद में। भाषा इसकी स्वाभाविक, व्यवहारिक और सहज है, जैसा कि आप देख सकते हैं पढ़े लिखों की जिस तरह से भाषा होती है उस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। जो साधारण बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। प्रयत्नपूर्वक किन्हीं खास शब्दों को डालने या किन्हीं खास शब्दों को निकालने का प्रयत्न इसमें नहीं है। सामान्य रूप से जिस तरह से बातचीत होती है पढ़े लिखों की आपस में,
उस तरह की भाषा है। शैली यथार्थवादी है, अलंकृत हो सकती थी, रूपकात्मक हो सकती थी, जिसमें कि वास्तविक मनुष्य को न लेकर के किसी दूसरे पशु पक्षियों को या देव दानवों को लेकर के भी रचनाएं होती हैं, तो वैसी नहीं है। ये यथार्थवादी शैली है, सारी घटनाएं यथार्थ की तरह से प्रस्तुत की गई हैं। संवाद कसे हुए, सटीक और प्रवाहमय है ना। कोई भी किसी भी संवाद को हम नहीं कह सकते हैं कि ये अतिरिक्त यहाँ पर बोल रहा है या अतिरिक्त आ रहा है। जितना जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है उतनी ही रखी गई है, और माने प्रवाह में चलते हैं, उनमें कोई बहुत कहीं एकालाप नहीं है, कहीं कोई बहुत इस तरह का नहीं है कि जहाँ पर दर्शकों का ध्यान टूटे, तो लगातार चलने वाला है। अब अंत में हम थोड़ा अभिनेता और मंचीयता पर बात कर लें, तो ये जो है अभिनेताओं को भी अभिनय की कसौटी देती है। जो अंतिम में खास करके जो प्रयोग वाला हिस्सा है, उसमें बहुत ही कौशल की आवश्यकता है, अभिनय कौशल की। तो अभिनय क्षमता दिखाने का पर्याप्त अवसर ये एकांकी देती है, और अधिक इसमें कोई भी उपकरण नहीं लगे हैं, अधिक साज सज्जा या पात्रों की अधिक संख्या इत्यादि नहीं है। तो इसलिए ये मंचन के लिए भी, सामान्य रूप से भी मंचन के लिए ये पूर्णतया अनुकूल है। साथ ही अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि इसमें जो पूरी बात है वो शब्दों के माध्यम से भी संप्रेषित होती है। अगर दृश्यात्मकता उसमें ना हो, बिना माने ये एकांकी अगर देखी न जाए, केवल सुनी जाए, तो भी पूर्ण रूप से संप्रेषित हो सकती है। तो इससे लगता है कि ये रेडियो नाटक के रूप में या तो लिखी गई होगी, या इसको निश्चित रूप से रेडियो नाटक के रूप में खेला जा सकने की संभावनाएं हैं। तो ये एक सफल रेडियो नाटक भी हो सकती है। तो मित्रों, ये विश्लेषण हमने देखा एकांकी का, और इसी तरह से आप जो अन्य एकांकियाँ पढ़ें उसमें भी आप इसी प्रकार से विश्लेषण करिए, तो अधिक आपका अभ्यास होगा, आप अधिक अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और मित्रों, अपने पढ़ाई के समय अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, baou.ba.hindi@gmail.com। इस पर अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स का नाम लिख करके अपने प्रश्न के साथ भेज दें। हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो मित्रों, अपना अध्ययन आरंभ करें। शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।